Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 6 of General Science for class 9th. In our previous lecture, we have discussed the components of food in detail as well as the balanced diet. In today's lesson, we will see the topics deficiency diseases, fitness and health. Today, first we will discuss the deficiency diseases. In our previous lecture, we have discussed the different components of food, and today we will see the deficiency of some essential components of food in our diet causes different diseases. A disease caused by the lack of an element in the diet, usually a particular vitamin or mineral, is called as the deficiency disease. Deficiency diseases को हम इस तरह से define कर सकते हैं कि lack of any essential nutrients. Essential nutrients, as you all know, that carbohydrates, fats, vitamin, protein, minerals, water, roughage, ये 7 components हमारे balanced diet के major components थे. लेकिन जिसमें से 3 to 4% presence of vitamin and mineral is very essential for the body. They are vital to life. इन components की वजह से बहुत सारी metabolic activities body की possible होती हैं, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर हम vitamin और mineral की importance को अगर ignore करते हैं तो बहुत सारी ऐसी diseases which are normally termed as the nutritional deficiency diseases या malnutrition diseases जो हैं वो हमें लाहक हो जाती है. अब हम सबसे पहले in this concerned we will first see the vitamin deficiency diseases and we will see the mineral deficiency diseases, क्योंकि most of our diet is normally based on the intake of carbohydrates, protein and fats, और बहुत सारे लोग और अमूमन जो है हम विटामिन और मिनरल्स की इम्पोर्टेंस को ना समझते हुए इन्हें इग्नोर कर देते हैं. तो इनसे जो बीमारियां हमें होती हैं हम उन्हें कुछ डिजीज़ को हम डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ में हम देखेंगे विटामिन ए से होने डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़, विटामिन बी ग्रुप की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, विटामिन सी और विटामिन डी. In case of minerals, we will see the common minerals. कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो कौन सी डिजीज़ेज होती हैं, आयरन लैक करने से कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और आयोडीन जो एक और ट्रेस एलिमेंट है उसकी बॉडी में कमी से हमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. सो डेफिशिएंसी डिजीज़ेज मीन्स डिजीज़ेज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स in our diet, or even for a longer period of time if we are not taking these nutrients in our diet, then we are having the deficiency diseases which are also termed as the malnutrition diseases. विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस में सबसे पहले हम बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. विटामिन्स 2 तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिन्हें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देखा. अगर फैट सॉल्युबल विटामिन विच आर ऑफ 4 types: vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. First we will see the deficiency of vitamin A causing a disease which is called as the night blindness. It is a type of vision impairment in the people experiencing in this disease. People experience poor vision at night, means they can't see at night. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, इसमें हेजी विजन जो है पर्सन एक्सपीरियंस करता है, और इसके अंदर आँखों का जो कॉर्निया है और इसके अलावा जो इनर टिश्यूज़ की लेयर है कंजक्टिवा, ये ड्राई हो जाती हैं, स्किन भी ड्राई होने लगती है. आपका इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की जो कुदरती मदाफ़ियत है, क़ुव्वत मदाफ़ियत बीमारियों से लड़ने की, वो आपकी जो है वो डिस्टर्ब होती है, रिटार्ड हो जाती है. ओवरऑल पर्सन की ग्रोथ रिटार्ड होती है. इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रोट्स और चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं. विटामिन ए की कमी से वुंड्स हीलिंग का जो नेचुरल प्रोसेस है वो भी रिटार्ड हो जाता है, यानी ज़ख़म का जो भर जाना है वो क़ुव्वत जो है वो भी इससे मुतासर होती है. एक्नी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं.
ये विटामिन ए बी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जिन लोगों को विटामिन ए की कमी से वाइट ब्लाइंडनेस हो जाए तो उन लोगों का जो विज़न है वो रात के वक्त नहीं देख पाते, या उन्हें क्या होता है बहुत ज़्यादा डिम नज़र आने लगता है और उनका विज़न जो है वो ब्लर हो जाता है। दे डिमली लिट एनवायरनमेंट। विटामिन ए हमें जिन चीज़ों से मिलता है हम उसे डिटेल्स में देख चुके हैं। एग्स का इस्तेमाल, सीरियल्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क का इस्तेमाल, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें तो हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हरगिज़ नहीं होगी। इसके अलावा कैरेट्स जो हैं वो क्योंकि बीटा कॉर्टिज़ोन और विटामिन ए प्रोड्यूस करते हैं और ये हमारे विजन के लिए बहुत हेल्दी कंपोनेंट्स हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखें तो हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। और अगर हम प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक इन चीज़ों से दूर रहें और इन्हें इस्तेमाल ना करें तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस जैसे प्रॉब्लम से जो है परेशानी उठानी पड़ सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस जैसा प्रॉब्लम जो है वो हमें मुतासिर कर सकता है। सो विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजिंग अ डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड एज द नाइट ब्लाइंडनेस इन विच द पेशेंट और द पर्सन सफ़र्स फ्रॉम अ लैक ऑफ विजन एट नाइट एज वेल एज उसके लिए जो उसका विजन है वो इतना ब्लर हो जाता है कि उसको कोई भी चीज़ वाज़े तौर पर क्लियरली नज़र नहीं आती, जिसकी वजह ये होती है कि उसकी आँखों का जो कॉर्निया है, द लाइटेस्ट लेयर, the outermost layer as well as the internal tissues are going to damage and they become thick and they are dry because normally ये liquids की secretions की वजह से ये wet area होते हैं और जब ये मुतासिर होते हैं नाइट ब्लाइंडनेस से तो ये ड्राइनेस शो करते हैं। So this is how night blindness causes harm to the individual who is suffering from the vitamin A deficiency. Vitamin D डेफिशिएंसी डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड एज द रिकेट्स, ये बच्चों के अंदर बहुत कॉमन होती है। इस बीमारी के अंदर वैसे तो हमने एक चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस की थी कि विटामिन डी जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। कुदरती तौर पर सनलाइट से हमारे बॉडी में विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस होता है। जब सनलाइट हमारी स्किन को स्ट्राइक करती है तो एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी जनरेट करता है और ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। अब रिकेट्स की हम बात करें तो इट इज़ द डिजीज़ इन विच द सॉफ्टनिंग एंड द वीकनिंग ऑफ बोन्स अकर, especially in the children, usually because of the extreme vitamin D deficiency. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स जो प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर बहुत कॉमन होता है। इसमें फ्रैक्चर्स बड़े कॉमन हो जाते हैं, यानी बहुत जल्दी बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि वो बोन्स टूट जाती हैं। मस्कुलर वीकनेस पूरी बॉडी में हो जाती है, बोन्स में पेन रहने लगता है, बहुत ज़्यादा थकन का शिकार हो जाते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स होने लगते हैं और बड़ों में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये तमाम की तमाम मस्कुलर वीकनेसेस, बोन्स में पेन, ये निशानी है कि जो पेशेंट है या जो इंडिविजुअल है या बच्चों के अंदर विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी हो रही है। इसे ओवरकम करने के लिए हमारी डाइट में अगर हम शुरू से मिल्क का और मिल्क से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल रखें, सीरियल्स को यूज़ करें तो बहुत हद तक हमारी बॉडी की विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा सनलाइट जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी हड्डियों को सनलाइट मिलती रहे तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो है वो बचा जा सकता है। विटामिन डी का शिकार या इसकी कमी का शिकार होने वाले बच्चों की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइन और सिम्टम्स हैं, उनमें स्पेशली उन बच्चों में अगर आप उनकी टांगें देखें तो उनके लेग्स जो हैं उनके दरमियान एक गैप सा आ जाता है और उनका चलना जो है दे शो रिलक्टेंट टू वॉक, मुकम्मल तौर पर नॉर्मल तरीके से जो चलना है वो मुतासिर हो जाता है। एक तरह की बोन्स में इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं स्ट्रक्चर के अंदर। और अगर आप उनकी रिस्ट वगैरह को देखें तो हाथों के अंदर भी उनकी जो रिस्ट जो बोन है वो इनलार्ज हो जाती है। इसके अलावा बाज़ मरतबा इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है, बॉडी में क्रैम्स होने लगते हैं, हाथों पैरों में नंबनेस, सुन्न हो जाना जो है ये भी एक क्वाइट कॉमन फैक्टर है जिन लोगों को रिकेट्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल, इसके अलावा फिशेस का इस्तेमाल जो है वो भी विटामिन डी की कमी को एज अ डाइट अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो है बचा जा सकता है।
अदर देन दिस रिकेट्स का एक रीज़न और भी हो सकता है। रेयरली जो है ऑब्जर्व किया गया है कि रेयर इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स ऑल्सो कॉजेज रिकेट्स। बच्चों के अंदर अगर हम देखें तो इनहेरिटेंस यानी विरसे में या मौरूस में पेरेंट्स से भी बाज़ मरतबा ये बीमारी जो है बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती है, मगर ये रेयर केसेस में होता है। यानी हमने डाइट की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स को देखा, लेकिन बाज़ मरतबा इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स की वजह से भी रिकेट्स का शिकार हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के दो ग्रुप थे, विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी। हम देखेंगे विटामिन B1 की डेफिशिएंसी और उससे होने वाली डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड एज द बेरी-बेरी। विटामिन B1 डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी-बेरी। बेरी-बेरी क्या है? सबसे पहले तो विटामिन बी की या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है? इट इज़ गुड फॉर द ब्रेन हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, इट इज़ गुड फॉर आवर RBCs। हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन हेल्थ के ऊपर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। हमारी थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी पावर जो है इससे इन्हेंस होती है। लेकिन अगर विटामिन B1 की कमी हमारी बॉडी में हो जाए, जिसे कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द थायमीन डेफिशिएंसी डिजीज़। इसे थायमीन डेफिशिएंसी डिजीज़ इसलिए कहा जाता है कि थायमीन जो है इट इज़ प्लेइंग अ की रोल इन आवर नर्व्स, इन आवर मसल्स, आवर हार्ट फंक्शन। थायमीन की जो प्रेजेंस है ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी प्रेजेंस से आवर बॉडी इनेबल टू यूज़ carbohydrates as energy and it is essential for the glucose metabolism in the body। अगर हमारी बॉडी में इस थायमीन की, इस कंपोनेंट की कमी हो जाए तो फिर हमें मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, जिनमें से एक बेरी-बेरी भी है। और इस बेरी-बेरी भी की दो टाइप्स है। इट हैज़ टू टाइप्स, वन इज़ कॉल्ड द वेट बेरी-बेरी एंड द अदर इज़ कॉल्ड द ड्राई बेरी-बेरी। इन प्रॉब्लम्स का शिकार जो लोग हैं उनके अंदर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि उन्हें चलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनका वॉकिंग जो है वो मुतासर होती है। इसके अलावा लॉस ऑफ फीलिंग, जिनमें उनकी लर्निंग और मेमोरी जो है यानी उनकी ओवरऑल ब्रेन हेल्थ पर जो है ये इफ़ेक्ट करता है। नर्व्स डैमेज भी इसके अंदर शामिल हैं और बहुत हद तक पेशेंट जो है एनीमिक हो जाता है। स्किन पर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात की मौजूदगी या उससे भी बेरी-बेरी जो है वो डायग्नोज हो जाता है या उसको चेक किया जा सकता है। एक साइन, एक सिम्टम है इस बीमारी का। लॉस ऑफ मसल्स हो जाता है, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, क्योंकि ब्रेन की हेल्थ पर अफेक्ट करता है। तो मेंटल कन्फ्यूजन भी एक बहुत बड़ा साइन है बेरी-बेरी की प्रेजेंस का। इसके अलावा इसमें जो मैंने कहा कि इट हैज़ टू टाइप्स, वन इज़ कॉल्ड द वेट बेरी-बेरी जो कि मुकम्मल तौर पर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर असरअंदाज होता है, यानी दिल की जो सेहत है उस पर असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर रिस्क पेशेंट के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। और जो लोग खुदा न खास्ता किसी वजह से अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल यूज़र होते हैं, ये डिसऑर्डर उनके अंदर भी बहुत कॉमन होता है, क्योंकि इसके अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिफेंसिव मैकेनिज़्म भी डिस्टर्ब होता है। जब आप अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें या आप विटामिन बी के सप्लीमेंट्स अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है आप उनका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इलाज या इसका जो इसकी कमी का पूरा होना है, ये एक बड़ा स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। वो बहुत जल्द ही आपको इसके नतीजे नहीं मिलते। फर्स्ट फ्यू मंथ्स में तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि यू आर गेटिंग द रिकवरी, लेकिन 6 to 12 मंथ्स के अरसे के अंदर आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस आना जो है नज़र आएंगी। इफ़ यू कंसर्न योर फिजिशियन, योर न्यूट्रिशनिस्ट, तो आपको अपने अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन B1, B12 जिन चीज़ों में मौजूद है, लाइक फ़िश का इस्तेमाल, चिकन का इस्तेमाल, एग्स का इस्तेमाल, सीरियल्स का यूज़ करना, इसके अलावा योगर्ट का आपकी डाइट में शामिल होना, चीज़ का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें, और लो फैट मिल्क का इस्तेमाल, अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली यू कैन इम्प्रूव द सिचुएशन, यू कैन इम्प्रूव द कंडीशन। क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इट इम्प्रूव्स आवर सेल हेल्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी एपेटाइट, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ RBCs, आवर गुड विजन, प्रॉपर नर्व फंक्शन, it is very very important. So this is how we can overcome the deficiency of vitamin B complex in our diet, or we can get rid of the problems like beriberi.
इसकी जो सेकंड टाइप है ड्राई बेरी, इसके अंदर जो है स्पेशली आपको लेग्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम फील होगा, या लेग्स जो है वो आपके मुतासर होते हैं, आपके चलने की जो कुव्वत है वो मुतासर होती है, और बहुत सारे मेंटल जो प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ जो है आपकी वो मुतासर होती है। Vitamin C, another most important vitamin, water soluble vitamin, and it is causing a disease which is called as scurvy. It is the disease in which gums bleed. ये इसका नॉर्मल साइन है। स्कर्वी जो है वो बहुत तरह की होती है। स्कर्वी स्किन को भी डैमेज करती है, स्किन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात, जैसे उनके अंदर जो है ब्लड क्लॉट्स बन गए हों, इस तरह के निशानात आ जाना, हेयर का जो है पैचेस के अंदर रिमूव हो जाना, सर के अंदर गंजपन जो है वो आ जाना, और ख़ास तौर पर ये रिकग्नाइज होती है आपके जो है आपका टूथ जो है, आपका जो डेंटल कैविटी जो है वो मुतासर होती है, और आपके गम्स जो है नॉर्मली ब्लीड करने पर लगते हैं। इट्स डेफिशिएंसी आल्सो कॉजेज वीकनेसेस, फीलिंग टायर्ड एंड सोर आर्म्स एंड लेग्स। विटामिन सी जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर इसकी कमी से मुतासर हो जाएं तो वीकनेस जो है ओवरऑल, और स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इसके अलावा बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। लॉस ऑफ टीथ एक क्वाइट कॉमन साइन है। अल्सरेशन ऑफ गम्स, यानी गम्स का नॉर्मली ब्लीड करना, एबनॉर्मेलिटी शो करना। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि वीकनेस ओवरऑल इस तरह की हो जाती है कि समटाइम्स पेशेंट जो है वो फीवर में ही मुब्तला रहता है, उसकी भूख जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, और उसके जो गम्स हैं दे बिकम रेड हो जाते हैं। गम्स यानी मसूड़े सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर उनमें जो है वो ब्लीडिंग रहती है। ये इसके कॉमन साइन है। विटामिन सी हमारी बॉडी को बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स से मिलता है, और ये हमारे लिए बहुत हेल्दी कंपोनेंट है। विटामिन सी ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है। ये एक प्रोटीन है कोलाजन, उसकी फॉर्मेशन में मदद करता है, जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी वाले लोगों को टूथ डिके तो मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा जॉइंट्स जो हैं उनके अंदर भी स्वेलिंग आ जाती है, यानी स्वेलिंग ओवरऑल इन द बॉडी पार्ट्स। विजन उनका मुतासर होता है, और अमूमन लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो अगर हम अपनी डाइट के अंदर सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, लेमन है, लाइम का इस्तेमाल है, ऑरेंजेस हैं, पपाया है, गावा है, अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एज़ॉर्बिक एसिड, तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से हम विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो है बच सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा जो है आप ये कह सकते हैं कि क्रॉनिक कंडीशन में है, तो जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, तो वो हमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स गाइड करते हैं जो कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। After vitamin deficiency, we will see the deficiency of minerals. Minerals deficiency diseases. Minerals आपको याद होगा दो तरह के होते हैं, मेजर मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स जो कि ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। इनकी प्रेजेंस भी बॉडी के लिए ज़रूरी है। रेशियो में अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की निस्बत विटामिन्स और मिनरल्स कम तादाद में, लेस प्रोपोर्शन में चाहिए होते हैं, लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इनका 3 to 4% होना भी बॉडी की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इंटरनल केमिकल रिएक्शंस विच आर अकरिंग इनसाइड द बॉडी, उनको प्रोमोट करने के लिए, ओवरऑल सेल की हेल्थ के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स में से हमने चंद जो हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेजर मिनरल्स के अंदर जैसे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज़, हाइपोकैल्सीमिया, it occurs when the calcium level in blood is low. A long-term deficiency leads to the dental changes, osteoporosis, which causes bones to become brittle, and the brittle nails. These are the sign of hypocalcemia. अब हम देखेंगे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाली डिज़ीज़, जिसमें आप देखें कि आपका नर्वस सिस्टम, बिकॉज इट ऑल्सो रिक्वायर्स कैल्शियम टू परफॉर्म फंक्शन नॉर्मली, आपकी नर्वस एक्टिविटी जो है वो मुतासर होती है। उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इन न्यूरल चेंजेस की वजह से आपकी बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, मुकम्मल तौर पर जो है वीक हो जाती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस जो है बोन्स का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डीजनरेशन ऑफ बोन्स का कमज़ोर हो जाना और बहुत जल्दी मुतासर होना, ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्मली जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसके अलावा इस बीमारी के अंदर आप दांतों के अंदर बहुत वाज़ेह
चेंजेस देखेंगे कि दांतों का जल्दी से टूट जाना, इनका ब्लैक हो जाना, गैप आ जाना इनके अंदर, ये कैल्शियम की कमी की जो है बॉडी के अंदर निशानी होती है। ब्रिटल नेल्स, आपने अमूमन अपने नेल्स के ऊपर देखा होगा कि वाइट रंग के जो निशानात आ जाते हैं, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी से हो जाते हैं। और जब किसी पेशेंट को या किसी इंडिविजुअल को कैल्शियम प्रॉब्लम आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है सिवियरिटी के ऊपर कि प्रॉब्लम कितना ज़्यादा पुराना है, या ये बहुत जल्दी जो है मुख्तलिफ सप्लीमेंट से इसको आप एड्रेस कर सकते हैं, या फिर इसको आप ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो कि इंक्लूडिंग विद द विटामिन डी सप्लीमेंट रेकमेंड किए जाते हैं उनके साथ आप लेते हैं। आप अगर अपनी डाइट में चीज़ का, मिल्क का इस्तेमाल, योगर्ट का इस्तेमाल, फिशेस का इस्तेमाल करें तो आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। सो ओवरऑल हमारी बोन्स के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारी न्यूरल हेल्थ, नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी की जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। चाहे हम उसे अपनी डाइट के साथ जो है उसको मेंटेन करें, शुरू से हम अपनी डाइट के अंदर उन चीज़ों का इस्तेमाल रखें तो ये प्रॉब्लम हमें बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है तो हम अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें, वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर देंगे जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम को जो है ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर मुख्तलिफ हाथों के अंदर, पैरों के अंदर नंबनेस हो जाना, जिसे हम नॉर्मली सुन हो जाना कहते हैं, ये भी एक क्वाइट कॉमन फैक्टर है जो कैल्शियम की कमी से बॉडी में होता है। क्रैम्प्स पड़ना, यानी बॉडी के अंदर बाज़ लोग इसे क्रैम्प्स को जैसे कि नस चढ़ जाना कहते हैं, इस तरह के जो साइन और सिम्टम्स हैं वो कैल्शियम की कमी वाले लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली नज़र आते हैं। आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़, एक और मिनरल जो कि मेजर मिनरल है आयरन, अगर इसकी कमी हो जाती है बॉडी में तो जिस प्रॉब्लम का हम शिकार होते हैं इट इज़ कॉल्ड एज द एनीमिया, यानी एनीमिक हो जाना। इसकी निशानी क्या होती है? अगर आप स्किन देखें किसी एनीमिक की तो इट सीम्स येलोइश, आपको उसका कलर जो है वो पेल नज़र आएगा। एक नॉर्मल हाथ को अगर आप देखें तो उसमें एक गुलाबी पन सा होता है, यानी वो रेडिश सा फील होता है। उसके अंदर मुकम्मल तौर पर ब्लड जो है, आरबीसीज जो है वो अगर नॉर्मल नंबर में होंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर रेड कलर इम्पार्टिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन भी होगा। लेकिन जिनकी बॉडी एनीमिक होगी, आप उनकी स्किन देखें, आप उनका कलर देखें तो वो पेल होंगे और येलो से जो है वो स्किन नज़र आने लगती है। इट इज़ अ डेफिशिएंसी दैट इज़ कॉज्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट आयरन इन डाइट. In this disease, body can't produce enough of a substance which is called as the hemoglobin in the red blood cells that enables to carry the oxygen. Total count RBCs का जो है वो reduce हो जाता है। हमारा बोन मैरो जो है उसे आयरन की ज़रूरत होती है to make the hemoglobin, क्योंकि बग़ैर आयरन के बॉडी can't produce the enough hemoglobin। और हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन रिसेप्टर है जो पूरी बॉडी के अंदर तमाम सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ये ऑक्सीजन नॉर्मली बॉडी को ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो आप उस पेशेंट के अंदर देख सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने के मसाइल, बहुत ज़्यादा जल्दी थकन का शिकार हो जाना, पुअर एबिलिटी टू एग्जामिन थिंग्स, और उसकी जजमेंट क्वालिटीज़ जो है वो मुतासर होती है। ओवरऑल जो उसकी बॉडी है वो मुतासर होती है, और उस पर्सन के अंदर जो एक्सरसाइज जो है या मुख्तलिफ हार्ड वर्किंग जो जॉब्स हैं वो मुतासर होती हैं। छोटे छोटे काम, छोटी सी वॉक के बाद भी बहुत ज़्यादा बॉडी थकन का शिकार हो जाती है, क्योंकि बॉडी के तमाम सेल्स को नॉर्मली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही होती। तो इस वजह से बॉडी लैक्स द नॉर्मल काउंट ऑफ RBCs एंड द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग द हार्ट हेल्थ ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू इट। अगर हम अपनी डाइट के अंदर बीन्स का इस्तेमाल, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, रेड मीट, इसके अलावा सी फूड का इस्तेमाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रखें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। स्पिनच का इस्तेमाल, पालक का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है आयरन के लिए। इसके अलावा अगर आप एप्पल का इस्तेमाल रखते हैं अपनी डाइट में, डेली आप दूध पीने की आदत रखते हैं तो आपकी बॉडी की आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो ओवरकम हो सकती है। और ओवरऑल अगर आप मिल्क को देखें तो मिल्क तो एक आपकी बैलेंस डाइट है। तमाम फूड कंपोनेंट्स वो 7 के 7 कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज, फाइबर, ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स मिल्क के अंदर मौजूद हैं। तो अगर हम मिल्क पीने की आदत रखते हैं डेली तो उस सूरत में भी हम बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ से जो है वो बच सकते हैं। The next mineral deficiency disease is due to the deficiency of iodine.
ऑल्दो इट इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट। ये एक ट्रेस एलिमेंट है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेस एलिमेंट है। अगर आप आयोडीन की कमी का शिकार होते हैं तो आपको ग्वाइटर की बीमारी हो सकती है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द इनसफिशिएंट आयोडीन इन डाइट। It is the most common cause of thyroid enlargement. This condition is called as the goiter. Goiter क्या है? अगर आपकी बॉडी आयोडीन लैक करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो आपके थायराइड ग्लैंड जो कि आपके नेक के अंदर मौजूद होते हैं, आपके गले में, जो कि एक बटरफ्लाई लाइक ग्लैंड है, अगर ये आयोडीन आपकी बॉडी लैक करती है, आपकी डाइट में शामिल नहीं होता, तो ये आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की जो गर्दन है उस पर आपको ऐसे महसूस होगा जैसे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। ये स्वेलिंग इसलिए हो जाती है कि आपके थायराइड ग्लैंड जो है, नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमारी बॉडी में एक ग्लैंडुलर सिस्टम भी मौजूद है जो बहुत सारे इंटरनल रिएक्शंस को, इंटरनल मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। उन्हीं में से एक ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है जो हमारी नेक के अंदर मौजूद होता है, क्लोज विद आवर ट्रैकिया। और जब अगर हमारा थायराइड ग्लैंड मुतासर होता है और जो केमिकल्स वो सिक्रीट करता है उनकी सिक्रीशन मुतासर होती है, तो हमें ग्वाइटर का प्रॉब्लम आ जाता है। उसका विजिबल साइन होता है इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड, ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाना इंटरनली, और बाहर से अगर आप देखें तो उस पेशेंट की नेक जो है वो आपको इनलार्ज नज़र आएगी। बाज़ मरतबा वेट गेन की कंडीशन भी आ जाती है। अगर आप उस पेशेंट को एग्ज़ामिन करें तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी रिटार्ड होती है, उसको लर्निंग डिफ़िकल्टीज, थिंकिंग प्रॉब्लम आ जाते हैं। और इसके अलावा आपका थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है, वो हार्मोन जो बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को, सेल्स को कंट्रोल करता है, सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस में लाता है। जब उस हार्मोन की, उस केमिकल की कमी हो जाती है, थायराइड ग्लैंड उसे नॉर्मली सिक्रीट नहीं करता, तो बहुत सारे बॉडी के डिसऑर्डर्स का हम शिकार हो जाते हैं। आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए सी फूड इज़ द बेस्ट। पानी का इस्तेमाल, पानी से हमें आयोडीन मिलता है। फिशेस खाने से, डेयरी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से, होल ग्रेन्स, ब्रेड और सीरियल्स के इस्तेमाल से हम आयोडीन की कमी जो है वो अपनी बॉडी में पूरी कर सकते हैं। इस तरह अगर हम ओवरऑल देखें तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लो फैट्स, प्रोटीन और सीरियल्स जो हैं, दूध का इस्तेमाल हमें बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ से जो है बचा सकता है और हमारी हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। तो इस तरह हमने चंद बीमारियों को देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी से हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का जो है शिकार हो जाते हैं। अगर हम अपनी डाइट को प्रॉपर रखें, बैलेंस डाइट के प्रोपोर्शन का ख्याल रखें, तो इन तमाम प्रॉब्लम्स से जो है हम बच सकते हैं। Apart from the deficiency of minerals and vitamin, one more problem which is very important to address here, because हम है overall health की बात कर रहे हैं, obesity। ये क्या चीज़ है? Do you know the difference between the fat and the healthy person? There is a big difference between the two terms. Healthy का मतलब ये होता है कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और तंदुरुस्त इंसान, इसका फैट होने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फैट का मतलब तो ये होता है कि आपकी बॉडी में अननेसेसरी चीज़ों की, अननेसेसरी डिपोजिशन की वजह से आपने पुट ऑन कर लिया है या वेट गेन कर लिया है। और ऐसी कंडीशन का शिकार जो लोग हैं, हम उन्हें हेल्दी कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप उन पर्सनस को देखें जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, वो बहुत इनएक्टिव होते हैं। और अगर आप ओवरऑल उनके बॉडी के फंक्शंस देखें तो मुकम्मल तौर पर ऑल द फंक्शंस आर रिटार्डेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन लो हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो प्रॉपर स्पीड से नहीं होती, उनका ब्लड प्रेशर भी जो है वो भी डिस्टर्ब रहता है। उसकी वजह ये होती है कि वो लोग ओवरऑल इनएक्टिव हो जाते हैं, और आप उनके लिए हेल्दी टर्म यूज़ नहीं कर सकते, वो अनहेल्दी होते हैं क्योंकि वो बज़ाहिर सिर्फ मोटे हो रहे होते हैं। और इस पुट ऑन और वेट गेन की वजह से उन्हें चलने का प्रॉब्लम होता है, आम लोगों की तरह वो काम नहीं कर पाते, उनकी मुकम्मल तौर पर बॉडी हर वक्त खाते पीते भी थकन का शिकार रहती है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के काबिल नहीं रहते। अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़ इन्वॉल्विंग एन एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी फैट्स, it is a disorder that raises the risk of other diseases and disorders. इस कंडीशन का शिकार जो लोग होते हैं वो बहुत सारे
बीमारियों का शिकार हो जाते हैं उनका, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता है एंड देयर बॉडी इज़ नॉट गेटिंग द इनफ एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस एंड द एक्टिविटीज़. द एनर्जी वॉट एवर प्रोड्यूस विल नॉट बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड. एक्चुअली उनकी बॉडी में एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही होती, बल्कि वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स. और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो लोअर एब्डोमिनल रीजन जो है, एब्डोमेन इनलार्ज होने लगता है, सारा बॉडी का फैट्स वहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है और बॉडी जो है वो चैबी हो जाती है, मोटा हो जाता है इंसान. द बॉडी विल बिकम वेटी एंड द पर्सन विल फील डिफ़िकल्टी इन मूविंग एंड वॉकिंग. इस तरह की कंडीशन को ओबेसिटी कहा जाता है. ऐसे लोगों के अंदर हार्ट जो है विल हैव टू वर्क हार्ड टू पंप द ब्लड थ्रू द वेन एंड आर्टरी विच हैव बीन ऑलरेडी लाइंड विद द एक्स्ट्रा फैट्स इन द बॉडी. इस तरह के जो लोग हैं लो ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं, उनके अंदर हार्ट का प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है, और क्योंकि दिल को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ रहा होता है, नॉर्मल फंक्शन उसका डिस्टर्ब होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के. एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है ऐसे लोगों का, बिकॉज वेस्ट का बॉडी से नॉर्मली रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं और ब्लड आपका पॉल्यूट हो जाता है. इस वजह से इस तरह के लोग बहुत सारी बीमारियों का शिकार रहते हैं और नॉर्मली उनकी थिंकिंग पावर भी डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज दे आर अनेबल टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली एंड अल्टीमेटली दे गिव लेस इंटरेस्ट टुवर्ड्स देयर लाइफ. तो फिर उनका ज़िंदगी से जो है वो एक तरह से इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं करते. ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू है जिसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इस पर काबू भी पाया जा सकता है. और इस पर काबू पाने का वो कौन सा तरीका है जो अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर अडॉप्ट कर लें तो हम बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को जो है ख़त्म कर सकते हैं और ओवरकम कर सकते हैं. आइए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जो है उसको भी ज़रूर देखें, जो कि हमारी हेल्थ के लिए एक पॉजिटिव साइन है, वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर गुड हेल्थ. How to get rid of obesity and many other problems. Apart from the balanced diet, healthy diet, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी लाइफ स्टाइल के लिए, हमारी हेल्दी लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ एक्सरसाइज. इट गिविंग अस लॉट ऑफ बेनिफिट्स. The first benefit we are getting from the exercise is a healthy brain health. हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. जहाँ बैलेंस डाइट अपना रोल प्ले करती है, वहाँ पर एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत बेनिफिशियल एक्टिविटी है. इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं? इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोकेमिकल्स दैट प्रोमोट द ब्रेन सेल. ओवरऑल हमारी ब्रेन हेल्थ पर पॉजिटिव असर डालती है एक्सरसाइज. इट इम्प्रूव्स आवर मेमोरी विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद आवर ब्रेन. इट लेंथन्स आवर अटेंशन स्पैन. इट बूस्ट द डिसीजन मेकिंग स्किल्स ऑफ द पर्सन. इट प्रॉम्प्ट्स द ग्रोथ of the new nerve cells and blood vessels. It improves our multitasking and multi-planning. ओवरऑल हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है. और एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ ये कि हमारा ब्रेन हेल्दी होता है, बल्कि हमारी बॉडी के मसल्स भी हेल्दी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. इसके अलावा हमारी बॉडी को बेतहाशा एनर्जी मिलती है. वो जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए होते हैं उनसे ड्राइव करदा एनर्जी बहुत आराम से हमारे ब्लड में शामिल होकर सर्कुलेट होती है. एंड व्हेन दिस ब्लड सर्कुलेशन इज़ इनहेंस्ड, energy reaches to every part of the body, and this is how we are able to do the job. We are able to make the different tasks in the body, different tasks by our body. While taking exercise, the muscles expand and contracts, which press and relax the veins. This facilitate the blood circulation faster and freely, as the blockages are also removed by this action. अगर हम ओवरऑल देखें तो एक्सरसाइज एक हमारे हेल्दी ब्रेन, हमारी हेल्दी बॉडी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है. जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो हमेशा बहुत अच्छे मूड का भी शिकार रहते हैं. वो अपनी एनर्जी पॉजिटिव कामों में खर्च करते हैं, क्योंकि एक हेल्दी जिस्म जो है, एक आप अगर अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फैट एंड हेल्दी. अगर आपका जिस्म स्मार्ट होगा, लीन होगा, तो आपको चलने में और दूसरे काम करने के अंदर बिल्कुल भी थकन नहीं होगी. आप एक्टिव रहेंगे, चुस्त रहेंगे और तमाम ज़िंदगी की जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हैबिट्स हैं, जो आपकी अपनी हॉबीज़ हैं, आप उनको बड़े आराम से परफॉर्म कर सकेंगे.
When someone is asking, why should I exercise? There are reasons or there are answers for it. It increases the stamina. By exercise, the person sleep better. It makes feel fit and healthy. It sharpens the thinking skill. It makes the body leaner. It gives more energy. Muscles and bones get stronger. It helps to relax. It relieves the stress from the life, and overall heart becomes more efficient. एक्सरसाइज करने के लिए कुछ ख़ास शराइत नहीं है. बॉडी को मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना भी एक्सरसाइज ही की शक्ल है. बहुत सारे लोग योगा करते हैं, गेम्स को अडॉप्ट करते हैं, गोल कीपिंग करना, डांस करना, वॉलीबॉल, फुटबॉल. इसके अलावा मार्शल आर्ट्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिमनास्टिक्स करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं. तो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी जो है आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसके अलावा एक्सरसाइज नॉट ओनली इम्प्रूव्स द ब्रेन हेल्थ, इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट विच पंप more blood to the brain. It adds to release the hormone which provide an excellent environment for the growth of brain. एरोबिक एग्जामिनेशन या एक्सरसाइजेज अगर आप देखें तो उसमें रनिंग और स्विमिंग भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा वेट लिफ्टिंग है और बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं जो कि रनिंग और स्विमिंग की तरह ही का सेम रोल प्ले करती हैं. इट ऑल्सो बूस्ट many internal chemical reactions inside in our body, and you can see those whom are doing the exercises, after exercises their ability to sort out the priorities also improved. They allow their body to think about to remove or to leave the distractions, and they concentrate better on their task, on their job, whatever they are doing. It boosts happy changes inside as well as outside. Let's see few benefits of exercise. It controls weight. अगर आप देखें तो आपके हाइट के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी का वेट मेंटेन होता है एक्सरसाइज करने से, और जब आपका वेट मेंटेन होगा तो आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी इम्प्रूव होंगी. आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ चलना जो है वो ज़िंदगी में एक नॉर्मल हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है. आप बड़े आराम से जो है वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं. रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़. एक्सरसाइज करने से आपकी दिल की सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है. इट इम्प्रूव्स द मेंटल हेल्थ and mood of the person. It helps to keep thinking and judgment skills sharp. It helps to keep the muscles and bones stronger. It also improves heart and lungs health. The person who takes exercise daily and regularly remains active, healthy and enthusiastic because the person's blood circulation is increased and it keeps the energy at proper level. Therefore, the person does not feel any exertion and fatigue. In short, exercises makes man healthy, active and disciplined. विद एक्सरसाइज आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स जो हैं वो स्टोर नहीं होंगे. आप ओबेसिटी से बच सकते हैं. आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि आपका इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा. आपकी लंग्स की हेल्थ इंप्रूव होगी. और इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के सेल्स को ब्लड के अंदर इनफ ऑक्सीजन शामिल हो जाता है और जो तमाम बॉडी के पार्ट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है. इस तरह आपको फ्रेशनेस की फीलिंग्स आती हैं. आप बहुत ज़्यादा एक्टिव, और इसके अलावा आपके मूड पर एक बड़ा खूबसूरत असर होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं. यू माइट हैव हर्ड द प्रोवर्ब्स, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी. इफ़ द बॉडी इज़ हेल्दी द माइंड इज़ हेल्दी and health is wealth. जहाँ हमने एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स डिस्कस किए, ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करें. और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है हमारे साथ कि हम 5 वक्त नमाज अदा करते हैं और कुदरत की तरफ से दी हुई बहुत सारी खूबसूरत नेमतों में से नमाज की अदायगी भी एक है. इट इज़ ऑल्सो अ बेस्ट मेथड टू एक्सरसाइज. नमाज की अदायगी
फॉर बीइंग एज अ मुस्लिम, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है, हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन इस फ़र्ज़ नमाज की अदायगी हमारे जिस्म को किस तरह के बेनिफिट्स देती है, हमारी हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है, इसे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साइंटिफिकली भी नमाज के जो पोस्चर्स हैं वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। जब खुदा न खास्ता कोई किसी ख़ास जिस्मानी बीमारी का शिकार हो जाता है, तो जब वो किसी थेरेपिस्ट के पास जाता है तो वो उसको बहुत सारे मोड्स जो है वो बहुत सारे पोस्चर गाइड करता है। तहकीक से ये साबित हुआ है कि नमाज के अंदर नमाजी 5 वक्त जिन पोस्चर्स को जो है अडॉप्ट करता है, जिन पोस्चर्स को इख्तियार करता है, वो तमाम के तमाम इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं और अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत और रहमत का ज़रिया है। नमाज, अ गुड एक्सरसाइज, प्रेयर्स। Namaz requires worshippers to move through several distinct bodily postures while reciting specific supplications. The series of posture is fixed and it's repeated a number of times for each act of a prayer. The prayer movement would enhance flexibility, general muscular fitness. It improves the posture, increases the intake of oxygen, and enhances the function of respiration. Blood flow. It gives strength to the ligaments, tendons, joints, muscles, and it encourages the health and well-being. नमाज शुरू करते ही पहली पोजीशन, standing posture, takbir. The individual in which raises the hand to the level of air. In this position, muscles stretch gently and the shoulder blades too, raising both the hands, and after that placing them on the stomach can expand the chest cavity, or the inhalation of oxygen also increases. The second posture is Qiyam. In this condition, it eases the balance of the body and the lower back into the neutral position. It adds to improve posture. कयाम की कंडीशन के अंदर अगर आप देखें तो बॉडी का वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों फीट के ऊपर. दिस विल ईज द बैलेंस ऑफ द बॉडी. इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू द बैक मसल्स एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स द ओवरऑल पोस्चर ऑफ अ पर्सन. In the position of Qiyam, it provides the exercise for the muscles and bones and helps to keep the body in right, vertical, straight posture. The next posture is रुकू. रुकू की अगर आप कंडीशन देखें तो इसमें a person bends the body at exactly a right angle, and while going back in the erect position, again the joints of the waist gets movement along with the muscles. The posture in ruku stretch the spinal muscles, increases the flexibility. It is good for the lower vertebral column and it also promotes the flexibility of the spine. It is useful. It is to treat the backache and the vertebral column related diseases. जलसा की पोजीशन या तशहुद की पोजीशन. जलसा की पोजीशन को अगर आप देखें तो इसमें एक पर्सन, एक इंसान, एक नमाजी सिटिंग ऑन अ फ्लोर डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड वाइल बोथ द लेग्स आर फोल्डेड. ये पोजीशन आपके नी जॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द नी जॉइंट इज़ नोटेड टू अटेन द मैक्सिमम फ्लेक्शन ड्यूरिंग द सिटिंग पोस्चर. जलसा पोजीशन, a kneeling down position, not only helps to maintain good posture. This posture, muscles of the foot and ankle are stretched. It not only helps to maintain a good posture, it also improves flexibility and strengthens the ligaments. Sajda. Going in sajda involves the movement of muscles, nerves, joints, eyes and head. This is the position in which the brain and the facial parts of the body get enough blood and enough oxygen. The brain also gets the fresh blood and oxygen. In the sajda position, you can see the position of maintaining the lower back flexed and the forehead resting gently on the floor allows the neck muscles to be activated in order to control the neutral head position.
sajda, it is the only position in which head is in a position lower than the heart and the blood supply to the brain enhances. It reduces the chances of hemorrhages and headache, reduces the blood pressure, brain and facial parts in this position receiving the enough supply of oxygen. Salam. It is an excellent form of neck and upper vertebrae exercise. आपकी गर्दन के लिए और इसके अलावा आपके ऊपर के जिस्म के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज. आपका हेड एक ख़ास रोटेशन परफॉर्म करता है. द हेड परफॉर्म रोटेशनल मूवमेंट ओवर द सर्वाइकल वर्टिब्रे. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नमाज पढ़ने से पूरी बॉडी की मूवमेंट जेंटली और उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन इन्हेंस होती है. इनफ ऑक्सीजन बॉडी के तमाम पार्ट्स को पहुंचता है. सो बाय ऑफरिंग प्रेयर 5 times a day not only improves the circulatory, respiratory systems as well, it is also a source of good health and hygiene. क्योंकि नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करना जो बहुत लाजमी जुज़्व है. वज़ू करने से हम तहारत हासिल करते हैं, पाकी और साफ़ी जो है सफाई की तरफ जाते हैं. तो सफाई एक बेहतरीन सेहत के लिए बेहतरीन जो है आदत है और वो नमाज की वजह से हमें ये सारे बेनिफिट्स हासिल होते हैं. इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मुस्लिम्स डेली रूटीन एक्टिविटी. इट इज़ परफॉर्म्ड एज अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन बट इट गिव्स मैनी मेंटल एंड फिजिकल बेनिफिट्स दैट contributes towards a good health. So today we have discussed that what are the benefits of exercise, how exercise contributes towards a good health. इसके अलावा नमाज की अदायगी हमारे लिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए एक बेहतरीन इबादत है. उसके साथ साथ वो हमें बहुत सारे फ़िज़िकल और मेंटल बेनिफिट्स देती है. बहुत सारा कुछ हमने डेफिशिएंसी डिजीज़ को भी डिटेल में देखा. सो दिस इज़ हाउ हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ. Lessons review. Today we have discussed the different deficiency diseases and we also discussed the fitness and good health. Now students, if you have any question, any problem regarding this lecture, you can discuss in your WhatsApp group. Home assignment for today. Question number 1 is define deficiency diseases. Give one example of vitamin and one example of mineral deficiency disease. Discuss these diseases in detail, means the causes, symptoms and how to prevent these diseases. Question number 2 is list at least 6 benefits of exercise. Till the next lecture, take care of yourself. Allah Hafiz.